हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमईसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एमसीक्यू सीरीज़ अपन लेके आ रहे हैं। और इस एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो एमसीक्यू रहेंगे आपके किसके काम आएंगे? ऑल स्टेट के सीएचओ में आप यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस पी की कर रहे हैं, पीजीआई की कर रहे हैं, एसजीपीजीआई की कर रहे हैं, ईएसआईसी की कर रहे हैं, आरपीएससी कर रहे हैं, आरयूएचएस की कर रहे हैं। ऐसे जितने भी पीसीएस के ऑल स्टेट के एग्जाम होते हैं या फिर नर्सिंग के जो पीजी एंट्रेंस होते हैं, एग्नी हो गया, एमएनएस नर्सिंग पैरामिलिट्री सर्विसेज हो गए, आरआरबी हो गए, जिपमर हो गए, यानी कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, किसी भी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में काम आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अपन जो चलेंगे टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स की अपन अब बात करेंगे। जैसे पहले है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिट है, सॉरी, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे सेल एंड टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन हो गई, सेंस ऑर्गन हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और ऑन्कोलॉजी। ये मिला के सारी आपकी क्या बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है जिसके अंदर अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, सेल एंड टिश्यू वाली यूनिट की। और एक क्वेश्चन को अपन करते हुए चलेंगे। इसका फ़ायदा आपके लिए ये रहेगा कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले आप टॉपिक को पढ़ लें, उसके बाद यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी हेडिंग की बात करें तो हेडिंग कौन सी रहने वाली है, सेल एंड टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है अपनी वो क्या है, सेल। पहले क्वेश्चन को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी कि लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। ऑप्शन ए है आपका एटम, वाटर, सेल या फिर केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। इसका सही आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि सेल को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की जो संरचनात्मक इकाई है। या फिर हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की जो आधारभूत या फिर मूलभूत इकाई है। या फिर इसे अपन कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है। या फिर अपन इसे कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन सबकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बॉडी की, या फिर अपन कहें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। तो सेल इसका सही आंसर होने वाला है। दूसरी बात करें एटम क्या होता है, तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटम क्या रहेगा, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए, दीज आर द बेसिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा बेसिक यूनिट है फिर बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या एंजाइम है, प्रोटोन है, सेल्स हैं या फिर न्यूट्रॉन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेल्स ही इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे चलिए, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, यानी कि लाइफ की जो फिजिकल बेसिस होती है वो क्या होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर है वो भी क्या रहेगा, सेल रहेगा। आगे चलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अन यूकैरियोटिक सेल इज द एब्सेंस ऑफ, यानी कि जो मेजर डिफरेंस रहेगा, मेन डिफरेंस रहेगा किस किस के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके एब्सेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, फिर फ्लैजिला होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी उसके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसे अपन ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। यदि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंस रहेगा तो उस कोशिका या फिर उस सेल को अपन क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और यदि वो प्रेजेंट रहेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। इसके नीचे ये भी दिया हुआ है ये किस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। जैसे ये एम्स जोधपुर के नर्सिंग स्टाफ ग्रेड फर्स्ट के अंदर आया हुआ एग्जाम है 2018 के अंदर जो हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। नोट यहाँ पे मेंशन है और कैपिटल लेटर्स के अंदर ये लिखा हुआ है। एसिमिलेटेड बाई यूकैरियोटिक कोशिकाएं, लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। विच ऑर्गेनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। जैसे आरपीएससी के राजस्थान नर्स स्टाफ नर्स 2007 के अंदर, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 के अंदर पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं नीचे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। क्लास 6 के अंदर अपन बेसिक जो एकेडमिक्स के अंदर पढ़ते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे अपन चलते हैं। देखिए,
विच सेल्यूलर कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, रिसेप्टर्स हैं, लाइसोसोम है, या फिर एचएलए मॉलिक्यूल्स है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाई, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, फिर किसके द्वारा उसे परफॉर्म कराया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, ऐसे रेस्पिरेशन को अपन क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ परफॉर्म होती है वो सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, तो वो सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा रहेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्वेश्चन। तो देखिए, ब्लैंक इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन को फॉर्म करने के लिए कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो प्रोटीन का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइब्रोनेक्टिन होती है, एक्टिन होती है, फाइब्रिन होती है, या फिर एल्बुलिन होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सी प्रोटीन रहेगी, एक्टिन वो प्रोटीन होती है। देखिए, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स। 3 तरह के फिलामेंट्स के द्वारा साइटोस्केलेटन मिलकर बना हुआ होता है। माइक्रो फिलामेंट्स के द्वारा, जिसके अंदर फाइब्रिल्स होते हैं किसके, प्रोटीन के, कौन सी प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन्स के। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। 3 तरह के फिलामेंट हो गए। इसके बाद बात करते हैं, इट मेंटेन सेल शेप एंड अलाउइंग चेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये क्या काम करता है, तो ये सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है सेल की, उसको चेंज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीरॉयड सिंथेसिस अकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्टीरॉयड का सिंथेसिस होगा वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होगा, पेरोक्सिसोम के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, गोल्जी एपरेटस के अंदर होगा, नन ऑफ दीज के अंदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वी रहेगा। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टेरॉइड का सिंथेसिस देखने को हमें मिलता है। आगे देखिए, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेलिज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेलिज एंड पार्टिसिपेट आर सस्पेंडेड इज, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ पे पड़े हुए रहते हैं, उस एक्वस कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं, यानी कि उस जलीय पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको साइटोसोल कहा जाता है, सॉरी, उसको क्या कहा जाता है, साइटोसोल कहा जाता है। एम्स रायपुर के अंदर ये पूछा गया था। साइटोप्लाज्म मीन्स ऑल कंपोनेंट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य, उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला है, साइटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेलिड्स एंड द ऑर्गेनेलिज। तो जो साइटोप्लाज्म है उसको कंपोनेंट, सॉरी, जो कंप्लीट पार्टिकल होते हैं उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर साइटोसोल भी क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है। लेकिन साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोसोल इज द ओनली फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उसको यदि हटा दें तो जो बचा हुआ एक्वस पार्ट रह जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। और यदि इस एक्वस पार्ट के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि हम ऑर्गेनेलिज को भी डाल देते हैं तो उसे अपन क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म कह देंगे। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द ऑर्गेनेलिज कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो ऑर्गेनेलिज रहते हैं, या फिर अपन कहें मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि आउटसाइड द सेल सिंथेसाइज्ड होती है। तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन फ्री राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, RER। ठीक है, आगे चलते हैं, राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस प्रोटीन फॉर यूज ऑफ आउटसाइड द सेल, फ्री राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन यूज्ड इन द साइटोसोल, एंड राइबोसोम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन यूज्ड ओनली इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव द राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो यदि राइबोसोम इसके आउटर सरफेस पर नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो सीधी सी बात है ये क्या नहीं करेगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा।
आगे अपन पढ़ते हैं, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो लिपिड के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, प्रोटीन्स के। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये किसकी सिंथेसिस में करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आगे चलिए, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, RER कहते हैं। आगे चलते हैं। टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच अकर्स इन, यानी कि जो टिश्यू की रिपेयरिंग चलती है वो ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन। तो जो टिश्यू की रिपेयर चलती है वो प्रोटीन की सिंथेसिस से चलती है, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर रहेगा क्या, राइबोसोम। तो टिश्यू रिपेयर के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है वो कहाँ पे सिंथेसिस होती है, तो राइबोसोम के अंदर सिंथेसिस होती है। विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि सेलुलर एक्टिविटी के लिए कैसा मीडियम जरूरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, एसिडिक चाहिए, न्यूट्रल चाहिए या बेसिक चाहिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक। बेसिक मीडियम होना चाहिए जिससे कि सेलुलर एक्टिविटी आसानी से परफॉर्म हो सके। बेसिक के अराउंड का मतलब क्या होता है कि 7.2 के अराउंड होनी चाहिए। आगे देखिए, 7.0 इज द नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी या फिर यूरिन। यानी किसी का pH 7 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है, फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल, यानी एक टिपिकल सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका pH क्या रहता है, 7 रहता है, यानी कि वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। आगे चलिए, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, यानी कि कितने परसेंट हमारी सेल के अंदर जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो लगभग 70 से 80% पाया जाता है। लेकिन ये हमसे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 50% इसका सही आंसर रहेगा, एक्यूरेट उसने पूछा है। साइटोसोल, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। Cytosol consists of 90% of water and 10% other various dissolved substance like glucose, amino acid, ions and waste product। इसने हमसे क्या पूछा वो चीज़ देखिए। इसने हमसे पूछा पूरी टोटल सेल के बारे में। तो सेल है उसके अंदर साइटोसोल पाया जा रहा है, तो वो कितनी टोटल सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट है, 55% है। ठीक है, आगे देखिए, एक्वापोरिन्स क्या होती हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं या फिर क्लोराइड चैनल्स होते हैं। एक्वापोरिन क्या होते हैं, एक प्रकार के वाटर चैनल्स होते हैं। Aquaporin is a cell membrane protein that lets water flow into and out of cells forms water channel। यानी कि जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वाटर चैनल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को आउटसाइड और इनसाइड सेल के आर पार करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक्वा का मतलब ही किससे रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड है। पोरिन का मतलब क्या है यहाँ पे, पोर्स। ठीक है, तो समझने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी जो सेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, यानी कि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स से रिलेटेड होंगे। तो क्रोमोसोम्स कंटेन, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है या क्रोमोसोम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, बोथ या फिर नन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है, डीएनए इसका सही आंसर रहेगा। क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल are linear long strand of DNA and some associate proteins that carries genetic information from one generation to another। यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखने को हमें मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, लीनियर लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं, किसके, डीएनए के, ये मिलकर बने हुए होते हैं, जिनके ऊपर कुछ प्रोटीन एसोसिएट रहती है, जो कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करके जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कंटेन्ड इन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं, ये इसको कौन कंटेन करके रखता है, तो क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोई के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ये हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स उसको कहा जाता है।
आगे चलिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर टोटल नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सेल कंटेंस हाउ मेनी जीन्स, यानी कि ह्यूमन सेल के अंदर एक कोशिका के अंदर कितने जीन्स हमें देखने को मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 1 लाख सेल, सॉरी, एक सेल के अंदर 1 लाख जीन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको कौन परफॉर्म कराता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो वो कौन परफॉर्म कराता है? डीएनए ये काम करता है। ठीक है, आगे चलिए, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो डीएनए है एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं आपस में? तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर वैन डर वाल फोर्स पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इनके मध्य पाया जाता है। अगला देखिए, डीएनए एक डबल हेलिक्स है, ये अपनी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन करके रखता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये अपनी जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। आगे देखिए, 29 क्वेश्चन, what type of compounds purines and pyrimidines are, यानी कि प्यूरिन्स और जो pyrimidines होते हैं वो किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं? इसमें ये हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो साइकिल इनके अंदर बनती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग प्रकार की साइकिल हमें देखने को मिलती है। प्यूरिन्स एंड pyrimidines आर द पेरेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, cytosine, thymine found in DNA and uracil found in RNA are pyrimidines, और adenine and guanine found in both DNA and RNA are purine, यानी कि एक एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है? दोनों प्यूरिन्स हैं, और जो साइटोसिन है और थाइमिन है दोनों क्या है? पिरिमिडीन है। लेकिन जो थाइमिन है उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, किसके अंदर? आरएनए के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, द बेस प्रेजेंट इन टू डीएनए बट एब्सेंट इन टू आरएनए इज, यानी कि कौन सा डीएनए कौन सा बेस है जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है लेकिन आरएनए के अंदर एब्सेंट रहता है? तो वो कौन सा है? सॉरी, वो कौन सा होता है? थाइमिन होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी रहेगा। भी हमने अपन ऊपर देखा भी था। थाइमिन क्या है? एक प्रकार का पिरिमिडीन है। यूरेसिल क्या है? ये भी एक प्रकार का पिरिमिडीन है। लेकिन थाइमिन है वो किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता, डीएनए के अंदर पाया जाता है। लेकिन यूरेसिल क्या पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है, और डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। आगे देखिए, एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्स विद, जो एडेनिन है वो डीएनए के अंदर किससे पेयर करके रखता है? तो वो किससे पेयर करके रखता है? थाइमिन के साथ पेयर करके रखता है। किसके साथ पेयर करके रखता है? थाइमिन के साथ। पेयर किस प्रकार से बनते हैं? ए के साथ बनता है टी का, और जी के साथ बनता है सी का। ए और टी के मध्य क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। जी और सी के मध्य क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए, द पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज, जो कौन सा पिरिमिडीन बेस है जो डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? आपका थाइमिन है। ये देखिए, द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, आरएनए और डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस हमें देखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? आपका एडेनिन है। ठीक है, थाइमिन है वो किसके अंदर पाया जाता है? डीएनए के अंदर पाया जाता है। और यूरेसिल है वो किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, यानी कि डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? तो एमआरएनए बनने की प्रोसेस ये पूछ रहा है बेसिकली। तो एमआरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, और आरएनए भी कौन सा? एमआरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें पहले क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन बनता है, यानी डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। फिर ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन के अंदर जो भी अमीनो एसिड लिख के आए हैं उनको क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है, नहीं ट्रांसलेशन किया जाता है। उसके बाद क्या बनती है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेप द सिंथेसिस ऑफ अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल अकर
by a complementary copy of DNA-C. This takes place in nucleus of the cell. ये कहाँ पे चलता है? कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर ये चलती है. The mRNA then travel to the ribosome in the cytoplasm. Ribosome is the site of protein synthesis. यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम के अंदर होती है. आगे देखिए, which mode of information transfer usually does not occur. यानी कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है? तो डीएनए टू डीएनए हमें देखने को मिल जाता है, डीएनए से आरएनए मिल जाता है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकती. डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, देन आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. तो ये इसका सही आंसर होने वाला है. डीएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन नेवर अकर्स इनटू अ सेल. ठीक है, क्योंकि डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. आरएनए भी कौन सा बनेगा? एमआरएनए बनेगा. अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज ब्लूम सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉली सिंड्रोम या फिर पेरे रॉबिन सिंड्रोम. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ब्लूम सिंड्रोम. ब्लूम सिंड्रोम क्या होता है? ब्लूम सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. एग्जांपल, म्यूटेशन इन द बीएलएम जीन. एक बीएलएम जीन पाया जाता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं, यानी कि चेंजेस हो जाते हैं, और चेंजेस हो जाने से क्या बनता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बन जाती है. इन दिस कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल रैसेस. फेस के ऊपर क्या हो जाते हैं? रैसेस हो जाते हैं. माइल्ड इम्यून डेफिशिएंसी एंड ड्वार्फिज्म. बोनापन हमें देखने को मिल जाता है. ह्यूमन बीएलएम सेल आर सेंसिटिव टू डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स सच एज यूवी रेज. और ये जो म्यूटेशन होता है किसकी वजह से होता है? ये यूवी रेज की वजह से होता है. क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला हो गया. अब अपना कौन सा चल रहा है? टिश्यू वाला चल रहा है. ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? यानी कि टिश्यू कौन सा एग्जाम्पल है? ब्रेन नहीं, लीवर नहीं, ब्लड. हाँ, ब्लड किसका एग्जाम्पल है? टिश्यू का एग्जाम्पल है. और ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, स्टमक भी सही आंसर नहीं होगा. तो सही आंसर कौन सा रहेगा? इसका बी रहेगा, ब्लड रहेगा. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज. निम्न में से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? SLE, सिफिलिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्क्लेरोसिस. तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सिफिलिस. ठीक है. देखिए, अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस either by B lymphocyte or self-reacting T lymphocyte against self antigen और auto antigen AAG called autoimmune disease. यानी autoimmune disease का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना क्या कर देती हैं? स्टार्ट कर देती हैं. तो ऐसी डिजीज़ को अपन क्या कह देते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज़ कह देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन कौन से हैं? सिस्टमेटिक लिपस एरिथ्रोमेटस यानी कि SLE, इसकी फुल फॉर्म है. रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और ये है आपका मिस्थेनिया ग्रेविस, क्रोनिक थायराइडाइटिस, रिटर सिंड्रोम और क्रेब्स डिजीज. ये सारे क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज हैं. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट एडमिटेड विद एन ऑटोइम्यून डिजीज आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स. द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स. यानी कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है, वो किससे डिजीज से ग्रसित है? वो ऑटोइम्यून डिजीज से ग्रसित है. तो सबसे पहले नर्स से पूछा तो इसका क्या मतलब रहेगा? एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए नर्स के द्वारा? इम्यून सेल प्रोड्यूस सो मैनी एंटीबॉडीज, immune cell grow and multiply too rapidly, immune cells are not produced in sufficient amount, immune cells are unable to distinguish between self and not self. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी इसका सही आंसर रहेगा. यानी कि जो इम्यून सेल्स है वो ये नहीं पता लगा पा रही हैं कि ये सेल्फ हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही हैं या फिर किसी दूसरे की बॉडी के लिए या फिर किसी दूसरे एंटीजन के लिए हम क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडी बना रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, मेन फीचर्स ऑफ SLE. यानी SLE का मेन फीचर क्या होता है? रेड रेसेस ओवर चिक्स, स्मॉल वेसिकल्स और पस्ट्यूल या फिर सोराइसिस. तो जो SLE है इसका जो मेन फीचर है वो कौन सा है? रेड रेसेस ओवर चिक्स, यानी कि गालों के ऊपर क्या हो जाते हैं? रेड रेसेस हो जाते हैं. इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटिस इरिथीमेटोसस is a chronic autoimmune disease of connective tissue involving multiple organ and systems. Its name is derived from the characteristics erythematous red butterfly rash over the nose and cheeks. यानी कि नाक और गालों पर क्या हो जाते हैं? बटरफ्लाई जैसे रैशेज हो जाते हैं. The disease is most prevalent
प्रेजेंट इन वुमेन स्पेसिफिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, SLE इज अ डिजीज ऑफ, SLE किसका डिजीज है? वोन का, कनेक्टिव टिश्यू का, इरेथ्रोसाइट्स का या फिर जॉइंट्स का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू का एक डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, यानी SLE के बारे में ये पूछा है, क्या सिम्टम्स इसके होने चाहिए? फटीग एंड फीवर, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर सुपरफिशियल लीजन लेशियंस ओवर द चिक्स एंड नोज। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी इसका सही आंसर होने वाला है। 43 देखिए, मार्फन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जो मार्फन सिंड्रोम है वो कौन सा डिसऑर्डर है? क्या नर्व टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का या फिर CNS का? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर होने वाला है। जो मार्फन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? मार्फन सिंड्रोम इज एन इनक्योरेबल हेरिडिटरी degenerative disorder of connective tissue, bones, muscles and ligaments due to defect in fibrin 1 जीन, यानी कि फाइब्रिलिन 1 जीन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, इनके अंदर क्या हो जाता है? डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का। कौन सा है? मार्फन सिंड्रोम है। आगे देखिए 44, स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 2 और मोर टिश्यू स्ट्रम, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऊतकों या फिर टिश्यू से मिलकर कंपोज जो स्ट्रक्चर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, और सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑर्गन रहेगा। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण हो जाता है? बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से काम चलता है। आगे देखिए, अ बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप बाय 2 और मोर टिश्यू दैट ऑल कंट्रीब्यूट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि जो टिश्यू है वो उससे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने चाहिए, तो अपन उसे क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे। नेम ऑफ द टिश्यू विच इज़ वाइडली एंड एविडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। उस टिश्यू का नाम बताइए जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर फैला रहता है। कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ है, कार्टिलेजिनस है या फिर मस्कुलर टिश्यू है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरीके से हमने आज के वीडियो के अंदर 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे? 45 क्वेश्चंस आगे के कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? 90 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, नई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको किस तरीके से देखने, आप पहले क्वेश्चन पता लग जाएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है इसको मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया है, जिससे आप आंसर ना देख पाएँ। और वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन का जवाब देने की खुद से कोशिश करें। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो फिर उसका आप राइट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, और यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ऐसी वीडियोज़ को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।